वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 30 अगस्त 2021 और 30 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से कितने शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए किया गया झारखंड से, और बिहार से कुल 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। और कई सारे ऐसे फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताया था, तो सारी चीजों को आपको यहां से याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। और रोजाना ये वीडियो चैनल पे अपलोड होता है सुबह, आप इसको देखकर अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सारा करंट अफेयर्स का वीडियो जो कि जनवरी से लेकर अब तक का है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज है 30 अगस्त 2021 और 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे देख लेते हैं। तो 30 अगस्त को प्रत्येक वर्ष लघु उद्योग दिवस यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चलते हैं हम सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान कर देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अब तक जनवरी से लेकर अब तक सारे माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे करंट अफेयर्स के क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको मतलब ये फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज होता है, तो वहां पर आप इसको ज्वाइन करके इसका क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन सही होगा, क्योंकि एक से अधिक आंसर यहाँ पे सही होगा। अपराजिता मिश्रा, मयंक कुमार, प्रिंस कुमार और अतुल्य कुमार, इन चारों लोगों को यहाँ पर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी हाल ही में खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कला संस्कृति व युवा विभाग पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में बिहार के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और इन सम्मानितों में से जो मतलब जिन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है इनमें अपराजिता मिश्रा, मयंक कुमार, प्रिंस कुमार और अतुल्य कुमार शामिल हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि इनमें अपराजिता मिश्रा शामिल है जो कि हरियाणा में आयोजित जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, तो ये भी इनमें शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आगे मैंने लिखा है कि इसके अतिरिक्त इसमें मयंक कुमार, प्रिंस कुमार व अतुल्य कुमार शामिल है जिन्होंने पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित नेशनल पैरालंपिक प्रतियोगिता में एथलेटिक्स में मेडल जीता था। ये आपको यहाँ से याद रखना। ये जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है पटना में स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो आपको यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना के किस विमान ने 4 दिन बाद उड़ान भरा है। इस विमान का नाम है चिनूक विमान, जो कि एक अमेरिकी विमान है, अर्थात ये अमेरिका द्वारा निर्मित है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस वजह से ये मतलब इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं इस प्रश्न के बारे में विस्तार से। तो कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक में तकनीकी खराबी के कारण इसे बक्सर जिला के राजपुर प्रखंड के मणिपुर हाई स्कूल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम यह था कि जो पंखा था, जो हेलीकॉप्टर का जो पंखा होता है, इसमें कुछ चिंगारी आ रही थी, तो जिसके बाद यहाँ पर इस विमान को लैंड कराया गया। यह इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा है कि इसके चौथे दिन तकनीकी खराबी दूर होने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक ने उड़ान भरी है, तो चौथे दिन बाद ये उड़ान भरा गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि यह विमान यह प्रयागराज से लगभग 20 जवानों को लेकर के बिहार के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन जा रहा था, तो इसी दौरान यह घटना हुई थी बिहार के बक्सर जिले में। अब यहाँ पर देखिए चर्चा हो रही है चिनूक विमान की, तो चिनूक के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बिहार में इस तरह की घटना मुझे लगता है शायद पहली बार हुई है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो चिनूक विमान से संबंधित कुछ चीजों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने सितंबर 2015 में अमेरिका से 15 हेलीकॉप्टर चिनूक खरीदने के लिए करार यानी कि एग्रीमेंट किया था। ये आपको ध्यान रखना, ये एग्रीमेंट सितंबर 2015 में किया गया था। 15 हेलीकॉप्टर जो चिनूक हेलीकॉप्टर विमान है उसके लिए भारतीय वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है कि यह अमेरिकी रोटरक्राफ्ट कंपनी वर्टोल द्वारा विकसित और बोइंग वर्टोल द्वारा निर्मित भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसका नाम चिनूक वॉशिंगटन राज्य के मूल अमेरिकी चिनूक लोगों से किया गया है, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। अगला पॉइंट है चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत की बात करें तो इसमें एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है
और चिनूक हेलीकॉप्टर को रडार से पकड़ पाना भी मुश्किल है। चिनूक हेलीकॉप्टर भारी मशीनों और तोपों को भी उठाकर ले जा सकता है, यानी कि चिनूक जो हेलीकॉप्टर है इसे रडार के माध्यम से भी इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि 3.20 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर 10 टन तक के वजन को उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जबकि इसकी ऊंचाई 18 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। इस विमान की जो ऊंचाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो ऊंचाई है 18 फीट और चौड़ाई है 16 फीट, जो कि 280 किलोमीटर की टॉप स्पीड से मतलब उड़ान भर सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है चिनूक हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ा सकते हैं। तो ये सारी संबंधित जानकारी है जो आपको चिनूक से संबंधित याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के समाहरणालय अर्थात कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम में 4 जिले जिनमें कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर के पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 40 जवानों को वीर पशुपतिनाथ मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें कि आपको ध्यान रखना है। 4 जिलों के इसमें पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया गया। कुल 40 जवानों को इसमें मतलब सम्मानित किया गया वीर पशुपतिनाथ मेडल और प्रशस्ति पत्र से। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर जिले की चर्चा हो रही है, तो मुजफ्फरपुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केंद्र सरकार की पहल पर 400 करोड़ रुपए से 89 एकड़ जमीन पर बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में बन रहा है। इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कई बार दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। कुल 400 करोड़ की लागत से 89 एकड़ भूमि पर यह बन रहा है बिहार का पहला मेगा फूड पार्क, जो कि मुजफ्फरपुर में बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसमें कि तिरहुत भी एक प्रमंडल आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे। और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली, ये कुल मिलाकर 6 जिले तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और इसका जो मुख्यालय है ये है मुजफ्फरपुर में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर की स्थिति को मैप पर। जब आप मैप पर नजर डालेंगे तो मुजफ्फरपुर की स्थिति को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको मुजफ्फरपुर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है मुजफ्फरपुर जिले की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं दरभंगा से। दरभंगा 1, सीतामढ़ी 2, शिवहर 3, पूर्वी चंपारण 4, सारण 5, वैशाली 6 और समस्तीपुर 7। ये कुल मिला के 7 जिले ऐसे हैं जो कि मुजफ्फरपुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। किंतु वहीं अगर हम बात करें पटना जिले की, तो पटना जिला की जो सीमा है ये कुल मिला के 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये बिहार में कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना है। यानी कि आप यहां पर यह ध्यान रखेंगे पहला राज्य जो हमारा है भारत का यह है कर्नाटक, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है, और मध्य प्रदेश इस प्रकार से दूसरा राज्य बना है। तो ये पॉइंट आप यहां से याद रखिए। आगे यहां पर लिखा गया कि अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसे कि वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था, यानी इनका संशोधन किया गया था। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अंतिम शिक्षा नीति जो पारित की गई थी 1986 में पारित किया गया था और इसमें संशोधन 1992 में किया गया था। और वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है ये जो आधारित है, ये किस पर आधारित है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर यह आधारित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे प्रश्न स्टेट पीसीएस एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि नई शिक्षा नीति का जैसे ही घोषणा हुआ था तो इसी दरमियान मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया। और नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है और जिसे कि स्वीकार कर लिया गया। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ये इसका स्ट्रक्चर है नई शिक्षा नीति का।
तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से याद रखिए। और दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आज के इस वीडियो का टारगेट है 900 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है, आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को रिफ्लेक्टिंग और रिकनेक्टिंग नामक पुस्तक की पहली प्रति भेंट की है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर के द्वारा ये पहली प्रति भेंट की गई है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी को देख लेते हैं। तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को रिफ्लेक्टिंग और उसके बाद रिकनेक्टिंग नामक पुस्तक की पहली प्रति भेंट की है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। और यह पुस्तक 183 पन्नों की है, जिसमें चित्रों, शब्द चित्रों और शब्दों के माध्यम से उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के चौथे वर्ष को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर ये इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो यह पुस्तक 183 पन्ने की है, जिसमें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के चौथे वर्ष के कार्यकाल के बारे में इसमें दर्शाया गया है। और यहाँ पर चर्चा हो रही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की, तो आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। और वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। इनसे कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जितने कि राष्ट्रपति चर्चे में नहीं रहते हैं, उससे ज्यादा कहीं ये उपराष्ट्रपति बहुत ही ज्यादा मतलब कि चर्चे में रहते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों पर आप अच्छी पकड़ रखिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने अगला पॉइंट को ऐड किया कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री के.जे. अल्फोंस द्वारा लिखित पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट का विमोचन किया था। यह पुस्तक जो लिखा गया पूर्व केंद्रीय मंत्री के.जे. अल्फोंस द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है इस पुस्तक का एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। भी हाल ही में इसका विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आप यहां से याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित किया गया था, जो कि 11वां संस्करण था। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है इसकी अध्यक्षता किसने किया और ये कौन सा बैठक था। तो ये 11वीं बैठक थी, ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा, इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन व दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी विषय पर चर्चा किया। इसका मतलब जो बैठक हुआ इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने हेतु ब्रिक्स साझेदारी, ये विषय था इसका 2021 में जो 11वीं बैठक आयोजित किया। और इसी विषय पर इसमें चर्चा हुआ, इसी विषय पर यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। अब यहाँ पे देखिए मैंने ब्रिक्स के बारे में सारी चीज़ों को लिखा, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट में लिखा गया है। इसको डिटेल में हम लोग इस स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, ब्रिक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है और इसके घटक राष्ट्र जो है ये ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें मतलब सदस्य राष्ट्र हैं। और इन्हीं के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षरों BRIC व S से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। B से ब्राजील हो गया, और R से हो गया रूस, I से हो गया इंडिया, C से हो गया चाइना और S से हो गया साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसके 5 सदस्य देश हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यानी कि BRIC से इसे जाना जाता था। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य देश जो हैं ये विकासशील या फिर नव औद्योगिक देश हैं। और ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि रूस को छोड़कर जो अन्य सभी 4 देश हैं जिनमें बात करेंगे ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सभी विकासशील या फिर नव औद्योगिक देश हैं। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसे R5 के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा का नाम R से ही शुरू होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में जालियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग के पुनर्विकास किए गए नए परिसर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस हत्याकांड के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसके परिसर का रिनोवेशन शुरू किया गया था, जो कि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है।
अब यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया, इसे देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि इसी नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए चर्चा हो रही है जालियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि ये जो हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग में हुआ था, इसीलिए इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से ही मतलब कि प्रसिद्धि मिली है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आगे लिखा कि हाल ही में इसकी 102वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। चूंकि यह 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, तो 13 अप्रैल 2021 को इसकी 102वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट कानून पारित किया था। और इस कानून के विरुद्ध देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। और इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा दो राष्ट्रीय नेताओं सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट कानून पारित किया था। और रॉलेट एक्ट कानून के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि जो सतपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तारी हुआ था, तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। और ये दिन था बैसाखी का दिन, लोग एकत्रित होकर सभा कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर लिखा गया था ब्रिटिश जनरल डायर के आदेश पर सैनिकों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें कि हजारों लोगों की मौत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक इस घटना में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये जो आंकड़े हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो लोग घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे, यहाँ पर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा पेड ग्रुप में। तो सबसे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज, जो कि आपको 50 टेस्ट पेपर मिलेगा। सारे प्रश्नों का आपको विथ एक्सप्लेनेशन सहित यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि डेली और मंथली होगा, बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित। ये सारे यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर और कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पर इस पेड ग्रुप के तहत दिया जाएगा। इसका डेमो पीडीएफ मंगाने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करिए। ध्यान रखिए आपको कॉल नहीं करना बल्कि मैसेज करना है। यहाँ पर आपको जो मटेरियल मिलेगा आपको हाई क्वालिटी का मिलेगा। आप डेमो पीडीएफ मंगा के इसका निर्धारण कर सकते हैं आपको इसे ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ऑलरेडी से बहुत सारे मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी का आंकलन हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अब आप इसमें देरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में आप अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई। इसका जो पिछला टेस्ट पेपर था ये 34वां पेपर था, जो कि आपको पेड ग्रुप में दिया गया। जब भी आप इसे ज्वाइन करेंगे आपको सारा पेपर मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा 12% क्लब नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा भारत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत पे ने हाल ही में 12% क्लब नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल का नाम है 12% क्लब। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में डिटेल बता दूं कि यह अपने उपभोक्ताओं के निवेश करने और 12% वार्षिक ब्याज यानी कि एनुअल इंटरेस्ट अर्जित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया, यानी कि इसमें 12% ब्याज दिया जाएगा। और इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में भारत पे के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त उपभोक्ता 12% क्लब ऐप पर पैसे उधार देकर के अपनी बचत को कभी भी निवेश कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत पे ऐप को 2017 में लॉन्च किया था। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए, अभी चर्चे में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत सरकार के द्वारा इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। और इस ऐप का नाम यहाँ पर आप याद रखिए, इसका नाम है 12% क्लब। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है। किस कोर्ट के द्वारा ये अभी हाल ही में घोषणा किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुबई कोर्ट के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया है। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है, जो कि वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों से जुड़ी होगी। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए इसका मतलब कि विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की गई है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यह मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए इस अदालत की स्थापना की घोषणा अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई कोर्ट ने किया है। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मनी लॉन्ड्रिंग आखिर है क्या, आपके मन में ये सवाल उठ रहा
रहा होगा तो यहाँ पर आप जान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो मनी लॉन्ड्रिंग ये क्या है? तो अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए ब्लैक मनी मतलब कि ब्लैक तरीके से कोई धन कमाता है, धन अर्जित करता है और उसे सही तरीके से यानी कि काले धन को वैध धन के रूप में यानी कि सफेद धन के रूप में उसे प्रेजेंट करता है, उसी को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। आई होप कि आप यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में समझ चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि काले धन को सफेद धन के रूप में ही दिखाना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, यानी कि काले धन को छुपाने का एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का निधन हुआ है, वे निम्न में से क्या थे? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे एक फुटबॉलर थे। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में ओ चंद्रशेखरन का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह पिछले एक दशक से डेमेंशिया यानी कि जो दिमाग से संबंधित बीमारी है और इसी बीमारी से ये ग्रसित थे पिछले एक दशक थे, जिनका भी हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आप यहाँ पर ओ चंद्रशेखरन को इस इमेज में देख सकते हैं। वे भारत के पूर्व फुटबॉलर थे और केरल राज्य के रहने वाले थे और उन्हें ओलंपियन चंद्रशेखरन के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है फुटबॉल की, तो फुटबॉल के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ये पॉइंट है कि फीफा द्वारा जारी नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत फुटबॉल टीम यानी कि भारतीय फुटबॉल टीम 1187 अंकों के साथ 109वें स्थान पर है पूरे विश्व में। तो ये जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है, शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये चीन में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि चीन में 6 से 15 सितंबर 2021 तक यह रक्षा अभ्यास जिसका नाम है शेयर्ड डेस्टिनी 2021 आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन चीन के मध्य हेनान प्रांत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किया जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसमें इस अभ्यास में चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड की सेनाएं भाग लेगी। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। इसमें कुल मिला के 4 देश भाग लेगा, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, ठीक है, जिसका आयोजन चीन के जो हेनान प्रांत में किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कर्नाटक, बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई बेंगलुरु, कर्नाटक में शुरू किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका निर्माण बेंगलुरु में किया जा रहा है और यह इकाई अमेरिका स्थित ओहियम इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया जा रहा है। तो इसमें ये सहयोगी के तौर पर है, इन्हीं के द्वारा मतलब इसका निर्माण किया जा रहा है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो आप यहाँ पर ये सारे इन्फॉर्मेशन को याद रखिए। अब यहाँ पर एक चीज मैंने आपको कुछ देर पहले यानी कि पहले प्रश्न में ही साथ बताया था, कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है और दूसरा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज का इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्न में से बिहार के किस स्टेडियम को हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखिए आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है? प्लीज आप लोग कॉल मत कीजिए, आप यहाँ पर pre21 लिख के मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप पे आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगा और डेमो पीडीएफ मिलेगा, उस पर आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।